हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में टेक महिंद्रा लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम मार्च 2020 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर का करेंगे। इसके लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे, और यदि आप पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, जिससे कि आप पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में भी समझ जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि टेक महिंद्रा का पाइथ्रोस की स्कोर कितना है, यानी वो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है या कितना एवरेज है या कितना वीक है। फ्रेंड्स, पाइथ्रोस की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को हर क्राइटेरिया के लिए 1 पॉइंट मिलता है। यदि कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट हासिल कर सकती है, और यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव कर पाती हैं वो कंपनियां हम एवरेज फंडामेंटल वाले स्टेटस में डालते हैं। लेकिन जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 9 क्राइटेरिया हम लेंगे और इसके लिए हम 3 राउंड्स करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा लीवरेज का और तीसरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। तो हम तीनों राउंडों की बात करेंगे और उसके बाद में हम एक नया सेक्शन लेकर के आए हैं जो कि है ग्रे एरियाज। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, ये एक ग्रे एरियाज, यानी हम इसमें बात करेंगे कंपनी के उन एरियाज की जिसमें कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी ताकि उसका स्कोर और अच्छा हो सकता था, यानी वो कमियां जो कि इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में रह गई हैं और इस कंपनी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती थी। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है जिसे आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और लेते हैं अपना सबसे पहला राउंड। इस राउंड में हम लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी को, जिसमें है 4 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए डूरिंग द ईयर। अभी हम मार्च 2020 का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का, दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। हमें मार्च 2020 के फिगर को देखना है और हमें ये देखना है कि क्या इसमें एक नेट पॉजिटिव इनकम है, और यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 3902.90 करोड़ है, और इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट। तो हम कंपनी को 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। केवल पॉजिटिव हमें देखना है, यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 2020 में, मार्च 2020 में रिटर्न ऑन एसेट है 10.79, जो एक पॉजिटिव फिगर है, और हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट और दे देते हैं। और हम चलते हैं अब अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमने कंपनी की वेबसाइट पर जा करके उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया फ्रेंड्स, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मिलियन में है, और जब मैं इनको करोड़ में बनाऊंगा तो ये आएगा 4358.10। तो इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो है 4358.10, जो एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए मैं कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट और देता हूँ। अभी तक हमारे 3 क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं और हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी जो हमने 3rd क्राइटेरिया में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो 1st क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि कैश फ्लो ज्यादा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या है, कैश फ्लो ज्यादा है या नेट इनकम ज्यादा है। तो हमने
अभी अभी देखा था कि जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 4,358.10 है, जबकि नेट इनकम 3,902.90 करोड़ है। यानी कि जो इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा है और नेट इनकम कम है। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। मैं आपको डाटा भी दिखाना चाहता हूँ, आप स्वयं अपनी आंखों से डाटा देखिएगा। ये देखिए, आपको पहले कॉलम में दिखेगा 43,581, ये मिलियन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,358.10 करोड़। ये है इसका कैश फ्लो और नेट इनकम है इसकी 3,902.90 करोड़। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 और पॉइंट। तो इस प्रकार से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हो जाते हैं 4 पॉइंट और हमारा पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो देखा आपने, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, प्रॉफिटेबिलिटी में 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स लेकर के आई है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, और दूसरा राउंड है हमारा लीवरेज और लिक्विडिटी का। इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे और कंपनी मैक्सिमम 3 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। यहाँ पर देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी हमें ये चेक करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लोअर होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, और शब्द ये कह रहे हैं कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। हमें अभी आगे के जो राउंड 2 और राउंड 3 में इस तरह के वर्ड मिलेंगे, लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें प्रीवियस ईयर से इनको कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पर ये कंपेयर करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो प्रीवियस ईयर से कम होना चाहिए। लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी करंट ईयर का लॉन्ग टर्म डेब्ट कम होना चाहिए प्रीवियस ईयर से। तो हम मार्च 2019 के फिगर्स से टैली करेंगे, और इसीलिए हमने अपने डाटा में 2 कॉलम्स रखे हुए हैं और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो डेब्ट टू इक्विटी है वो मार्च 2019 में 0.07 था, जो कि बढ़ गया है मार्च 2020 में और हो गया है 0.11। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कम, लेकिन हो गया है ज्यादा, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर मिलते हैं कंपनी को 0 पॉइंट। और हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी जो करंट रेशियो है वो करंट ईयर में ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर की अपेक्षा। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब होता है लिक्विडिटी, क्योंकि ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ हमको ये चेक करना है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो बड़ी है या नहीं, यानी करंट रेशियो बड़ा है या नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने देखा कि मार्च 2019 में ये करंट रेशियो था 2.09, जो कि मार्च 2020 में बढ़ गया है और ये हो गया है 2.12। यानी ये एक अच्छी चीज है क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी बड़ी है। तो जब लिक्विडिटी बड़ी है तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में लीवरेज के, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी को अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, यानी कंपनी को कोई भी इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ शेयर्स जो कि अपने एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन के थ्रू देते हैं, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया होती है और उसमें ये देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम उनको छोड़ देंगे। इसके अलावा यदि उसने पैसा जुटाने के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं तो हम कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं। तो हम चेक करते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर हमने कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाता है उसको हमने डाउनलोड किया और हमने देखा कि एक छोटा सा इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं, वो भी स्टॉक ऑप्शंस के लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को इसमें पूरा पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी ने किसी भी तरह से पैसा जुटाने के लिए कोई इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए हैं। तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। इस प्रकार से हमने देखा लीवरेज में कंपनी को मिलते हैं 3 में से 2 पॉइंट, और दूसरे राउंड में कंपनी के 2 पॉइंट का स्कोर हो जाता है, और टोटल स्कोर जो हो जाता है कंपनी का आफ्टर 2 राउंड्स वो हो जाता है 6। तो हमने देखा कि 7 पॉइंट्स में से कंपनी ने 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत है। हमारे को अब देखना है अपना अंतिम राउंड, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। इसमें हम चेक करेंगे कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कैसी रही है, यानी उसका जो पैसा कमाने का तरीका रहा है वो कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें ये चेक करना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या जो ग्रॉस मार्जिन रेशियो है वो
कैसा है, यानी वो ज्यादा होना चाहिए और इसका सीधा सीधा संबंध सेल्स और एक्सपेंसेस से होता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि मार्च 2019 में ये 19.77% था, जो कि मार्च 2020 में ये कम हो गया है और 18.17% हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इसमें कमी आई है, जबकि ये बढ़ना चाहिए था अच्छे फंडामेंटल्स के लिए। तो हम यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे, तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने 9वें क्राइटेरिया में, जो कि अंतिम क्राइटेरिया है, और वो कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि एसेट टर्नओवर रेशियो क्या रहा है। एसेट टर्नओवर का रेशियो सीधा सीधा मतलब होता है सेल्स एंड यूज ऑफ एसेट्स की आपने किस तरह से अपने रेवेन्यू को जनरेट किया है अपने एसेट्स का यूज करके। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है या कम हुआ है। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर ये जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 103.87, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और हो गया है 98.69, यानी इसमें भी एक कमी आई है और कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाई है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर कंपनी को एक और 0 पॉइंट देते हैं। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और इस प्रकार से जो थर्ड राउंड है उसमें कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट, और कंपनी के जो स्कोर हो जाते हैं आफ्टर 3 राउंड्स, आफ्टर फाइनल राउंड, वो हो जाता है 6। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन अब हम लेंगे एक अंतिम सेक्शन, जो कि है ग्रे एरिया। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने रिसेंटली ऐड किया हुआ है, और इसमें हम ये जानेंगे कि कंपनी किस तरह से एक एवरेज फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बन सकती थी। तो आइए चेक करते हैं वो ग्रे एरियाज कौन कौन से वो ग्रे एरियाज रहे हैं कंपनी के। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि कंपनी के जो अब तक कंपनी ने 6 पॉइंट्स हासिल करे हैं, और हम चेक करेंगे तीनों जो राउंड्स थे उसमें कहां पर कंपनी में चूक हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला राउंड है, हम पहले उससे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला राउंड है उसमें कंपनी को 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स मिले हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि हम लीवरेज की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि कंपनी ने 1 पॉइंट यहाँ पर गवाया है, और वो है लॉन्ग टर्म डेप्ट रेशियो का, क्योंकि कंपनी ने टोटल 3 पॉइंट्स गंवाए हैं। पहला राउंड गंवाया है उसने लीवरेज और लिक्विडिटी में, और 2 पॉइंट गंवाए हैं उसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो लीवरेज में इसने गंवाया है लॉन्ग टर्म डेप्ट रेशियो, यानी इनका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट था वो बड़ा था। तो यहाँ हुआ क्या है असल में कि जो इनका लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो बड़ा है, जबकि इक्विटी सेम रही है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो 33,446 से बढ़कर के 37,353 हो गई हैं, और इस इंक्रीज की वजह से इनका जो लीवरेज है वो बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाता है। तो ये था पहला पॉइंट। इसको यदि इनको आवश्यकता नहीं थी तो इनको ये लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी 1 पॉइंट और ला सकती थी। अब हम आते हैं अपने तीसरे कैटेगरी में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और कंपनी ने इसमें 2 पॉइंट्स गंवाए हैं। हम देखेंगे कि कंपनी कहाँ पर पॉइंट्स हासिल कर सकती थी। सबसे पहली चीज है इसमें ग्रॉस मार्जिन। यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन में ये हुआ है कि कंपनी की जो सेल्स है वो 6% बढ़ी है, और इनके जो एक्सपेंडिचर है वो 11% बढ़े हैं। यानी कंपनी ने अपनी सेल बढ़ाई है 6% से, एक्सपेंडिचर बढ़ा करके उन्होंने ज्यादा कर दिए हैं, 11% एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेल्स बढ़ी है इनकी 34,742 से 36,867 करोड़, जबकि इनके एक्सपेंडिचर 29,534 से 32,804 करोड़ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, क्योंकि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो पिछले साल की अपेक्षा कम आया है। और जो दूसरा पॉइंट है इन्होंने गंवाया था ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, वो था एसेट टर्नओवर रेशियो। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एसेट्स और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इनके जो एसेट्स हैं वो 12% बढ़े हैं, जबकि रेवेन्यू इनकी 6% से कम हुई है, बढ़ने की बजाय कम हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो टोटल एसेट्स है वो 33,446 करोड़
से बढ़कर के 37,353 करोड़ हो गए हैं ओवरऑल। और तो ये एक इंक्रीज है 12% का। लेकिन यदि हम सेल्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो इनकी रेवेन्यू जो है वो लगभग 6% के करीब ही बढ़ी है, और ये 34,742 से 36,867 हुई है। तो यहाँ पर ये एक कमी आई है, इसकी वजह से कंपनी को एक पॉइंट और गंवाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।